हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग काफी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल से। फ्रेंड्स, आज हम आज की एक और नए वीडियो के साथ एक और नए लेक्चर के साथ में बात करने वाले क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस का बुक नंबर 2, जिसका लेसन नंबर 2 होने वाला और आज की लेक्चर वीडियो फर्स्ट होने वाली। ठीक है, इसमें हम पढ़ने वाले हैं दो ध्रुवीयता का अंत। फुल एक्सप्लेनेशन होने वाला है विद नोट्स के साथ। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि आने वाली जितनी भी न्यू वीडियोज है उन सभी की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। और हाँ, इससे पहले का जो एक वीडियो था उसको हमने कंप्लीट कर लिया है, और भी कई सारे सब्जेक्ट जो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर उनकी वीडियोस देखनी है या वो वीडियोस देखनी है तो प्लीज इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहां पर आपको उन सभी वीडियोस की वीडियो लिंक देखने को मिल जाएगी। तो ज्यादा फार्म ना बढ़ते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया, आज हम पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 2, जिसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। यानी कि दो ध्रुवीयता का मतलब होता क्या है, पहले हम ये जान लेते हैं। ठीक है, देखो, जब हमारा सीत्युत चल रहा है, जब हमने लेक्चर 1 पढ़ा था, सीत्युत के बारे में पढ़ा, तो उस टाइम पे हमने देखा कि 1947 यानी जब हमारा देश आजाद हो चुका, मतलब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ, तो सीत्युत चालू होगा। ठीक है, तो सीत्युत के बाद जो था हमारा क्या चल, देखो, सीत्युत चालू हो चुका, जब सीत्युत समाप्त हुआ यानी कि 1991 में, यानी 1991 में सीत्युत समाप्त हुआ, तो उस टाइम पे क्या था कि दो ध्रुव था। यानी जब समाप्त नहीं हुआ था उससे पहले दो ध्रुव था, यूएसएसआर और यूएसए, यानी कि अमेरिका और सोवियत संघ। तो अब यहाँ पे हम देखने वाले कि जो एक दो ध्रुवीय था, यानी जब 1991 यानी 1991 के बाद जब हमारा विश्व शीत युद्ध जब समाप्त हुआ, तो उस टाइम पर दो ध्रुव में से अब एक ध्रुव, यानी दो ध्रुवीयता का अंत हो चुका, यानी एक ध्रुव का अंत हो चुका था, बचा अब एक ही ध्रुव था। वो कौन सा ध्रुव बच गया था उसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे इस पूरे चैप्टर वीडियो में या फिर पूरे लेक्चर वीडियो में। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट आता है, पहले हम देखेंगे शीत युद्ध का अर्थ। सबसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा शीत युद्ध का अर्थ। शीत युद्ध से अभिप्राय ऐसी स्थिति से, यानी शीत युद्ध का अभिप्राय आप लोगों ने पढ़ लिया है, लेक्चर 1 अगर देख के आए हो, लेसन 1 देख के आए हो, तो आप लोगों को पता होगा शीत युद्ध का अर्थ क्या है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। ठीक है, बाकी यहाँ पे देख लेते हैं, शीत युद्ध क्या अभिप्राय ऐसी स्थिति से जहां पर तनाव और संघर्ष का जो माहौल होता है वो बना रहे, लोगों के मन में डर भय जो है बना रहता है। ठीक है, लोगों के मन में इस बात की आशंका रहती है कि युद्ध होगा, पर युद्ध नहीं होता। ठीक है, लोगों के मन में आशंकित रहना कि इसके पर ये काम होगा, बट वो नहीं होता है। ठीक है, युद्ध की संभावना जो है हमेशा रहती है। जो युद्ध है, कभी भी युद्ध छिड़ सकता है, कभी भी युद्ध हो सकता है। ठीक है, जो संभावना है इसकी बनी रहती है। वास्तव में अगर देखा जाए तो कोई भी युद्ध नहीं था। जो शीत युद्ध था ना, वास्तव में हमारा कोई भी युद्ध नहीं था। इसमें जैसे रक्त रंजित युद्ध होता है वैसा कुछ भी नहीं था। शीत युद्ध था, मेन मोटिव क्या था, एक विचारधारा की लड़ाई थी। किसकी लड़ाई थी? एक विचारधारा की लड़ाई थी। डन है। ठीक है, अब हम बात करेंगे शीत युद्ध का दौर के। शीत युद्ध कितने टाइम से स्टार्ट और कितने टाइम तक चला? तकरीबन ये 45 साल तक चला था। ठीक है, तकरीबन लगभग हम कह सकते हैं 45 वर्षों तक चला था। ठीक है, देखो, शीत युद्ध जो है सन 1945 से, जब हमारा दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया, यानी 1945 में समाप्त हुआ, तो उस टाइम पर 1991, उस टाइम से लेकर के 1991 तक जो है ये जो समय था, ये टाइम पीरियड था, इस टाइम पे क्या चल रहा था? शीत युद्ध का दौर चल रहा था। ठीक है, इस काल में अमेरिका और जो यूएसएसआर यानी सोवियत संघ था, उनके बीच में तनाव की स्थिति बनी हुई थी। सेम वैसी ही स्थिति बनी हुई थी, डर, आशंका, भाव की स्थिति, भय की स्थिति बनी हुई थी। युद्ध कभी भी हो सकता है, कभी भी हमेशा क्या, एक दूसरे को प्रिपेयर रहना। ठीक है, एक दूसरे में क्या था, प्रतिस्पर्धा लगी हुई थी आगे बढ़ने की, यानी एक दूसरा देश जो था अपना दबदबा बनाना चाहता था पूरे विश्व में। डन है, इसे ही शीत युद्ध का दौर कहा गया। ये जो टाइम पीरियड चला, इसे ही क्या कहा गया? शीत युद्ध का दौर कहा गया, 1945 से लेकर के 1991 तक। डन इतना? ठीक है, अब आता है नेक्स्ट पॉइंट क्या है? दो ध्रुवीय विश्व, यानी दो ध्रुवीय विश्व है क्या, उसको देखेंगे हम। क्या देखेंगे? दो ध्रुवीय विश्व है क्या। ठीक है, अमेरिका और सोवियत संघ ने विश्व को दो भागों में बांट दिया। जो अमेरिका था और जो सोवियत संघ था, इन दोनों ने मिलकर विश्व को दो भागों में बांट दिया था। ठीक है, बर्लिन की दीवार का निर्माण करके। किसका निर्माण करके? बर्लिन की दीवार का निर्माण करके। जो दीवार थी वो क्या थी? एक विचारधारा की प्रतीक था, शीत युद्ध का प्रतीक था। ठीक है, यूएसए तथा यूएसएसआर विश्व दो खेमों में बढ़ चुके थे। यहाँ पे खेलों नहीं आएगा, यहाँ पे खेमों आएगा। ठीक है, दो खेमों में बढ़ चुके थे। एक हमारा साम्यवादी खेमा था और दूसरा पूंजीवादी खेमा था। यानी एक सोवियत संघ का हमारा साम्यवादी था और पूंजीवादी का यूएसए था, यानी कि अमेरिका था। डन इतना? ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या था हमारा? नेक्स्ट पॉइंट है, देखो, पश्चिमी खेमा। जो पश्चिमी खेमा था वो किसका था? हमारा यूएसए यानी अमेरिका का था। जो पश्चिमी खेमा था वो किसका था? अमेरिका का, जिसे हम पहली दुनिया या फिर पश्चिमी गठबंधन के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम पहली दुनिया भी कहते हैं। किसको? यूएसए को या अमेरिका को। और जो पूर्वी खेमा था वो किसका था? सोवियत संघ का था, यानी कि यूएसएसआर का। ठीक है, इसे हम दूसरी दुनिया कहते हैं या फिर पूर्वी गठबंधन कहते हैं। डन है? ठीक है,
दो ध्रुवीय विश्व का अंत। अब हम देखने वाले दो ध्रुवीय विश्व यानी दोनों ध्रुव यानी अलग अलग खेमों में जो बढ़ गए थे उसका अंत कैसे हुआ। ठीक है, सन 1991 में सोवियत संघ यूएसएसआर का विघटन हो गया, यानी कि सन सोवियत संघ में जो यूएसएसआर थे यानी सोवियत संघ था उसका विघटन हो गया। इस प्रकार दो ध्रुवीयता का अंत हुआ। इसी प्रकार क्या हुआ, अब क्या विश्व में एक ही महाशक्ति बच गई, वो कौन बच गया, यूएसए। कौन बच गया, यूएसए बच गया। डन है। अब विश्व में एकमात्र महाशक्ति कौन बच गया था, अमेरिका बच गया था, जो कि मैंने आपको ऊपर बताया वो सेम नीचे लिखा हुआ है। डन है, ठीक है। बर्लिन की दीवार, अब देखेंगे बर्लिन की दीवार क्या थी। देखो बहुत छोटे छोटे पॉइंट है, इसको मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है सारे नोट्स को। ठीक है, ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा माथा पेची करने की जरूरत नहीं है, बस मोटा मोटा टॉपिक पढ़ते चलते हैं, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते जाएंगे। अब हम देखेंगे बर्लिन की दीवार। ठीक है, पूर्वी यूरोप सोवियत संघ तथा पश्चिमी यूरोप अमेरिका। यहाँ पे जो हमने पढ़ लिया पश्चिमी खेमा किसका था, यूएसए का, और पूर्वी यूरोप किसका था, जो था हमारा इसका यूएसएसआर का, सोवियत संघ का। डन है। अमेरिका के खेमों के बीच में विभाजन का प्रतीक था, यानी कि पूर्वी यानी कि जो हमारा सोवियत संघ था और जो अमेरिका था, इन दोनों के बीच के जो विभाजन का जो प्रतीक था कौन था, बर्लिन की दीवार थी। यूरोप महाद्वीप में जर्मनी देश की राजधानी बर्लिन थी। जो बर्लिन की दीवार को हम क्यों कहते हैं, बर्लिन जो था एक जगह का नाम था। ठीक है, यूरोप महाद्वीप में जर्मनी की जो राजधानी है ना उसका नाम क्या था, बर्लिन था। ठीक है, वहीं पे दीवार खड़ी की गई थी, इसलिए बर्लिन की दीवार कहा जाता था। ठीक है, जिसमें बर्लिन की दीवार का निर्माण किया गया। बर्लिन में एक दीवार का निर्माण किया गया जिसको हम बर्लिन की दीवार के नाम से जानते हैं। बर्लिन की दीवार को 1961 में, यानी कि बर्लिन की जो दीवार है उसको कब गिराया गया था, कब निर्मित किया गया था, गिराने की बात नहीं है यहाँ पे, निर्मित करने की बात है। जो बर्लिन की दीवार है इसको निर्मित कब किया गया था, 1961 में, यानी 1961 में बर्लिन की दीवार का निर्माण किया गया था। यह दीवार 28 वर्ष तक खड़ी रही। जो दीवार थी, बर्लिन की दीवार थी, कितने टाइम पीरियड तक खड़ी रही, 28 ईयर्स, यानी 28 सालों तक ये दीवार खड़ी रही। बर्लिन की दीवार लगभग कितनी मीटर लंबी थी, 150 किलोमीटर लंबी थी। ये आपका एक नंबर क्वेश्चन में आ सकता है कि बर्लिन की दीवार को कब निर्मित किया गया था। ठीक है, कितने वर्ष तक खड़ी रही थी, ऐसा आ सकता है कि आप 4 ऑप्शन दिए रहेंगे आपको कि बर्लिन की दीवार कितने वर्षों तक खड़ी रही थी, तो आपको ध्यान रखना है 28 वर्षों तक खड़ी रही थी। बर्लिन की दीवार को कहां पर बनाया गया था, यूरोप महाद्वीप में, एक उसकी राजधानी, यूरोप महाद्वीप की राजधानी है जहां का बर्लिन नाम है, वहां पर उस दीवार को खड़ी की गई थी। इस दीवार की टोटल लंबाई की बात की जाए कितना है, 150 किलोमीटर लंबी ये दीवार थी। यह किसकी प्रतीक थी, विचारधारा का प्रतीक थी या फिर इन दोनों खेमों के बीच के विभाजन का प्रतीक थी, कौन, बर्लिन की दीवार। डन है इतना, ठीक है। साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक थी। साम्यवादी और पूंजीवादी, जो कि मैंने बताया, पूंजीवादी किसको कौन अपना रहा था, यूएसए यानी अमेरिका, और साम्यवादी कौन अपना रहा था, यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ। इनके बीच में विभाजन का प्रतीक था कौन, बर्लिन की दीवार, जिसको 9 नवंबर, जिसको गिराया कब गया था, 9 नवंबर 1989 में। कब गिराया गया, 1989 में, यानी 79 में। ठीक है, 1979 में इसको गिरा दिया गया था। 1989 में गिरा, 89 में गिरा दिया, 89 में गिरा गया था, 1989 को गिरा दिया गया था। किसको, बर्लिन की दीवार को। निर्मित कब की गई थी, 1961 में, और इसको गिराया कब गया था, 9 नवंबर, ठीक है, 9 नवंबर 1989 में इसको गिरा दिया गया। डन है, ठीक है। अब आता है हमारा सोवियत प्रणाली। अब हम यहाँ देखने वाली सोवियत प्रणाली है वो क्या है, ठीक है, साम्यवादी, ठीक है, सोवियत गणराज्य, साम्यवादी सोवियत गणराज्य रूस में हुई। कहां पर हुई, रूस में हुई। 1917 की साम्यवादी क्रांति के बाद अस्तित्व में आया। जो साम्यवादी था 1917 में जो साम्यवादी क्रांति हुई थी उसके बाद अस्तित्व में आया था कौन, सोवियत प्रणाली। ठीक है, इस क्रांति में पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध किया गया। ये जो व्यवस्था थी, इस व्यवस्था में किसका विरोध किया गया था, पूंजीवादी व्यवस्था जो थी, यानी अमेरिका की जो व्यवस्था थी उसका विरोध किया गया था। समाजवाद के आदर्शों और समतामूलक समाज की जरूरत से प्रेरित थी कौन, हमारी सोवियत प्रणाली। ठीक है, निजी संपत्ति के संस्था को समाप्त करने और समाज को समानता के सिद्धांत पर सचेत रूप से सचेत रचने की सबसे बड़ी कोशिश थी। यानी कि जो सोवियत प्रणाली थी, सोवियत संघ था, ये क्या कहते हैं, जो निजी संपत्ति है उन सभी को समाप्त करके हम क्या करेंगे, समाज को समानता के लिए, जो समाज हमारा उसको पूरे एक समान, इन सभी को समानता का अधिकार देंगे, और जितना भी ये है उसको लिए रचने की कोशिश में लगे हुए थे। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ही सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी थी। यानी सोवियत प्रणाली जो पार्टी थी वही क्या थी, सोवियत राजनीतिक पार्टी की धुरी शक्ति थी।
इसमें किसी अन्य राजनीतिक दल इसमें कोई भी राजनीतिक दल या फिर विपक्षी के लिए कोई स्थान नहीं था। किसमें? सोवियत प्रणाली में, सोवियत संघ में। सोवियत प्रणाली में अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध तरीके से चलाई जा रही थी। सोवियत प्रणाली थी उसमें योजनाबद्ध तरीके से क्या अर्थव्यवस्था को चलाई जाती थी। और राज्य का नियंत्रण, यहाँ पे जो राज्य का जो नियंत्रण था वो किसके अंडर में आते? वहां के शासक के ही अंडर में आता था। डन है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सोवियत संघ की विशेषताएं। अब देखने वाले सोवियत संघ की क्या क्या विशेषताएं थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ शक्तिशाली रूप में उभरा। ठीक है, अमेरिका को छोड़कर देखें तो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था शेष विश्व की अपेक्षा कहीं अधिक विकसित थी। यानी कि जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ उस टाइम पर जो सोवियत संघ था वो महाशक्तिशाली रूप बनकर में उभरा। ठीक है, लेकिन अमेरिका को छोड़ करके, इसकी अगर हम बात की जाए अर्थव्यवस्था की, तो अमेरिका को छोड़ करके बाकी देशों के मुकाबले में कभी बहुत ज्यादा अच्छी थी इसकी अर्थव्यवस्था या फिर विकसित थी। एक मुख्य विशेषता यह है कि सोवियत संघ में अधिक मात्रा में खनिज संसाधन उपलब्ध थे। एक महत्वपूर्ण या फिर आपके एक विशेष विशेषता, मुख्य विशेष विशेषता यह है कि जो यहाँ की जो अधिक जो यहाँ पे क्या पाया जाता है, खनिज संसाधन जो थे उपलब्ध थे, जिसमें लोहा आता था। ठीक है, लोहा, तेल, इस्पात तथा मशीनरी उत्पादन, यानी मशीन को उत्पाद करने में, बनाने में जो भी चीजें आती थी वो यहाँ पे शामिल थी। यहाँ तक कि संचार प्रणाली बहुत अच्छी थी। सोवियत संघ की बात की जाए संचार प्रणाली तो बहुत ज्यादा उन्नत थी, बहुत अच्छी थी। सोवियत संघ के दूर दराज के क्षेत्र भी अवगमन के लिए सुव्यवस्थित थे। यानी सोवियत संघ से जो दूर दराज के क्षेत्र थे वहां अवगमन यानी जाने आने के लिए भी जो व्यवस्था थी बहुत ज्यादा सुव्यवस्थित थी। और विशाल प्रणाली के कारण, और विशाल यानी बहुत बड़ी प्रणाली कारण क्या थे, एक दूसरे से संबंधित थे। इतना डन है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सोवियत संघ का घरेलू उपभोक्ता उपभोग, यानी बात की है सोवियत संघ के जीडीपी की, तो वो भी क्या थी, बहुत अधिक विकसित थी। और यहाँ पे पी नहीं आएगा, पेन आएगा। ठीक है, और ये सोवियत जो संघ था ये पेन से लेकर के कार, यहाँ पे कर नहीं आएगा, यहाँ पे कार तक सभी चीजों का उत्पादन करते थे। फ्रेंड देखो, मैं आपको वीडियो एक्सप्लेनेशन करता हूँ तो इसमें जो मिस्टेक्स आते हैं, टाइपिंग मिस्टेक, उसके लिए मैं आपको सॉरी बोलना चाहूंगा। और ध्यान से आप लोग क्या करो ना, वीडियो एक्सप्लेनेशन जरूर देखा करो, डायरेक्ट आप लोग नोट्स डाउनलोड मत किया करो। उससे क्या होगा कि अगर आप लोगों को कुछ मिस्टेक्स होगी तो आपको वीडियो लेक्चर में बता दी जाएगी, बाकी आप लोग गलत ही छाप लोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। ठीक है, परंतु सोवियत संघ में जो वस्तुएं बनती थी उनकी जो गुणवत्ता थी अमेरिका के अकॉर्डिंग क्या थी, थोड़ी कम हुआ करती या फिर अच्छी नहीं हुआ करती अकॉर्डिंग टू अमेरिका की। ठीक है, अमेरिका ज्यादा विकसित था हमारे उस टाइम पर भी। ठीक है, ठीक है, अब आता है नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सोवियत संघ की सरकार ने अपनी जनता के लिए न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित कर रखा। जो सोवियत संघ की सरकार थी उसमें उन्होंने क्या कर रखा था, अपनी जो वहां की जो जनता है ना उनके लिए न्यूनतम जीवन स्तर, एक इंसान को जीने के लिए जो भी चीज चाहिए उसके लिए क्या कर रखा था, जीवन सुनिश्चित कर रखा था। जैसे लोगों का कल्याण, ठीक है, लोगों का कल्याण हो। ठीक है, पहली से यानी फर्स्ट क्लास से लेकर के 8वीं तक की जो शिक्षा है वो मुफ्त में दी जाए। सभी लोगों को बेहतर स्वास्थ्य दिया जाए, सभी को अच्छा स्वास्थ्य हेल्थ मिले। ठीक है, ज्यादातर वस्तुएं कम दामों पर बेची जाए, ज्यादातर जितनी वस्तुएं हैं जो हमारे डेली यूज वस्तुएं वो क्या है, हमें कम दामों में उपलब्ध हो सके। यहाँ पर किसी भी प्रकार की बेरोजगारी नहीं थी। बात की जाए सोवियत संघ में तो वहां की सबसे अच्छी बात यह थी कि वहां पर किसी भी प्रकार की बेरोजगारी नहीं थी, तथा शासन पर सरकार अच्छे से नियंत्रण रखती थी। वहां की शासन व्यवस्था थी उसमें सरकार जो है बहुत अच्छे से अपना नियंत्रण रखती थी। भूमि और अन्य उत्पादन संपदाओं पर सरकार का नियंत्रण होता था। भूमि, वहां की जो भूमि है और जो अन्य जो उत्पादन संपदाएं हैं उन सभी पर किसका नियंत्रण होता था, सरकार का नियंत्रण होता था, जिससे सोवियत संघ की जनता को अधिक लाभ प्राप्त होता, जिससे कि सोवियत संघ की जो जनता थी उसको अधिक लाभ प्राप्त होता था। कोई भी बिचौलिया वहां पे कार्य नहीं करता था। डन है। ठीक है, अब आता है सोवियत संघ की कमियां। देखो हमने जब इसकी अच्छाइयां पढ़ी तो कमियां भी जरूर होंगी, है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि हर इंसान अच्छा है तो अच्छा ही होगा, बुराइयां भी तो होगी। तो हम देखने वाले यहाँ पे सोवियत संघ की क्या क्या कमियां रही जिस वजह से उसका विघटन हुआ। क्योंकि देखो महाशक्तियां तो दोनों थी, हमने लेसन नंबर 1 में जो पढ़ा था शीत युद्ध के टाइम पे, महाशक्तियां दोनों थी। सोवियत संघ भी अपनी जगह पे महाशक्तिशाली था और अमेरिका भी महाशक्तिशाली था। तो सोवियत संघ ये क्यों हारा, है ना। तो उसकी कमियां थी, कमियां क्या थी वो देख लेते हैं। सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही यानी जो सरकारी कर्मचारी थे उनका नियंत्रण स्थापित होता जा रहा था। क्या हो रहा था, उनका नियंत्रण होता जा रहा था, स्थापित होता जा रहा था, उनका दबदबा बढ़ता जा रहा था। यह प्रणाली सत्तावादी होती जा रही है। प्रणाली क्या होती, सत्तावादी होती जा रही थी, यानी अपने सीट या अपनी गद्दी के लिए लड़ने काटने को तैयार थी। इससे नागरिकों का जीवन दुर्भर होता जाए, इससे क्या नागरिकों का जीवन था वो दुर्भर होता जाता है, बेकार होता जा रहा था। ठीक है, लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ना होने के कारण वहां पे लोकतंत्र नहीं था। ठीक है, जो भी कार्य करता सरकार ही करता था। ठीक है, तो लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ना होने के कारण लोग अपनी असहमति को व्यक्त कर लिए
लोग चुटकुलों और कार्टूनों का सहारा लेते थे। वहां पे क्या था, लोग अपने लोगों को स्वतंत्रता नहीं थी, ठीक है, वो अपना फीडबैक नहीं दे सकते, तो अपनी जो उसकी असहमति है उसको बयां करने के लिए, दिखाने के लिए क्या करते थे, जो लोग चुटकुले होते थे ना, चुटकुले गाते थे और कार्टूनों का सहारा लेते थे उसको असहमति या फिर उसकी निंदा करने के लिए। अब सोवियत संघ की अधिकांश संस्थाओं में सुधार की आवश्यकता महसूस होने लगी, यानी कि जो सोवियत संघ की जो जितनी भी व्यवस्थाएं थी, जितनी भी संस्थाएं थी, वहां पर सुधार की जो आवश्यकता थी वो महसूस होने लगी, ठीक है। सोवियत संघ में एक दलीय प्रणाली यानी कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था। सोवियत संघ में एक दलीय प्रणाली थी, ठीक है, वहां पे क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी का जो शासन था वो बढ़ता जा रहा था। इस दल का सभी संस्थाओं पर पूर्ण नियंत्रण था। इसी दल का क्या था, पूरे पार्टी पर पूर्ण नियंत्रण था, संस्थाओं पर पूरा नियंत्रण था, दबदबा था। यह दल जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। ये जो दल थी, ये जो संस्था थी, क्या थी, जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं थी, उनको किसी भी सवाल का जवाब देने को तैयार नहीं थी। जनता ने अपनी संस्कृति और अपने अन्य मामलों के उत्तरदायित्व के लिए अन्य स्वयं 15 गणराज्यों को आपस में मिलाकर बनाया था। यानी कि जो ये दल था, ये क्या था, ये उनकी उत्तरदायी नहीं करती थी, यानी उत्तरदायी नहीं थी। तो जनता ने क्या किया, अपनी संस्कृति और अपने अन्य मामलों के उत्तरदायित्व के लिए स्वयं 15 गणराज्यों को आपस में मिलाकर बनाया था। परंतु पार्टी ने जनता की क्या की, शिक्षा को नकार दिया, यानी कि जो भी इनकी उपेक्षा थी, यानी जो भी इनकी शिक्षाएं थी उनको नकार दिया। सोवियत संघ के, यहां से हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, देखो यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, ये नीचे नहीं आया, ठीक है। सोवियत संघ के मानचित्र को देखे तो रूस संघ के 15 गणराज्य में से एक था। जो रूस था 15 गणराज्यों में से एक था, परंतु वास्तव में रूस का प्रत्येक मामलों में दबदबा था, यानी वास्तव में जो रूस था उसका दबदबा था, हर मामलों में इसका दबदबा दिखता था। इस कारण अन्य क्षेत्रों की जनता अपने साथ भेदभाव महसूस करने लगी। इसके साथ में क्या था, अन्य क्षेत्र थे, यानी 14 गणराज्य तो बचे हुए थे, जो राज्य थे वो अपने साथ क्या कर रही थी, वहां की जनता अपने साथ में भेदभाव समझने लग गई थी। सोवियत संघ ने समय समय पर हथियारों की होड़ में अमेरिका के साथ बराबरी की, यानी कि जो सोवियत संघ था ना, उसने क्या किया, अमेरिका की बराबरी करते रहा, यानी हथियारों की होड़ में अमेरिका की बराबरी करता रहा, जो भी इसका सबसे बड़ा डिमोटिवेशन का कारण बना या फिर विघटन का कारण बना। परंतु उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। सोवियत संघ प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में पश्चिमी देशों की अपेक्षा पीछे रह गया। जो सोवियत संघ था, पश्चिमी देश कौन से थे, हमारे यूएसए वाले, ठीक है। सोवियत संघ प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में पश्चिमी देशों की जो अपेक्षा है वो पीछे रह गया। परंतु इसमें भी सबसे बड़ी बात यह हुई कि सोवियत संघ अपने नागरिकों के राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा करने में असमर्थ थी, यानी कि जो भी उनकी जो अपेक्षाएं हैं जनता की, उसको पूरा करने में असमर्थ थी। सोवियत संघ ने 1979 में अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया। जो सोवियत संघ की सबसे बड़ी भूल यही थी कि जहां उसकी जरूरत नहीं है, जहां उसे नहीं जाना चाहिए ना, वहीं जाके वो उंगली करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो 1979 में अफगानिस्तान में एक युद्ध हो रहा था, जिसमें जाकर के उसने अपना हस्तक्षेप किया। इससे सोवियत संघ की व्यवस्था पहले से ही, जो सोवियत संघ की जो व्यवस्था जो पहले से ही कमजोर थी, है ना, क्या चला, शीत चल रहा था, उसका जाके उसने वहां पे उंगली करनी शुरू करी, तो वहां से जो उसकी व्यवस्था और कमजोर थी और अधिक कमजोर हो गई। सोवियत संघ में लोगों का परिश्रमिक लगातार बढ़ाया जाता है। जो सोवियत संघ था वहां पे लोगों का जो मेहनताना था, यानी श्रमिक जो व्यवस्था थी, श्रम जो था वो बढ़ते जा रहा था, परंतु उत्पादकता और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वह पश्चिम के देशों की तुलना में पीछे रह गया। जो उत्पादन और जो प्रौद्योगिकी है, टेक्नोलॉजी है, उसके क्षेत्र में कौन था, सोवियत संघ पीछे ही रह गया। सोवियत संघ में हर तरह की उपभोक्ता वस्तुओं की कमी होने लगी। सोवियत संघ में जो खुद अपना क्या करता था, सब कुछ का निर्माण करता, लेकिन अब एक टाइम ऐसा आया कि वहां पर क्या हुआ, खुद उनकी उपभोक्ता वाली वस्तु, जो डेली यूज वस्तुएं, उपभोक्त करने की वस्तुएं हैं, उनका भी कमी होने लग गई, ठीक है। वहां पे सबसे पहले तो खाद्यान्न का आयात करना पड़ गया, ठीक है। खाद्यान्न का आयात वर्ष प्रति वर्ष बढ़ता जाता है। खाद्यान्न खाने पीने की चीजें थी ना, उसका जो आयात था वर्ष प्रति दिन पर दिन उसको खाना दूसरे देश से मंगाने के लिए उसका जो आयात था दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था। 1990 के दशक के अंतिम वर्षों में यह व्यवस्था और भी खराब हो गई। 1970 के दशक के टाइम पर यह जो व्यवस्था थी और ज्यादा खराब हो गई, ठीक है, और ऐसा लगा ठहर सी गई है, रुक सी गई है। कौन सी व्यवस्था, हमारी सोवियत व्यवस्था।
डन है। अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, गोर्बाचेव और सोवियत संघ का विघटन। गोर्बाचेव कौन था, गोर्बाचेव मिखाइल गोर्बाचेव जो था ये वहां का कौन था, हमारा एक सोवियत राष्ट्रपति था, ठीक है, सोवियत संघ का एक राष्ट्रपति था जिसका नाम क्या था, गोर्बाचेव। इसका पूरा नाम बात की जाए, पूरे नाम क्या था इसका, मिखाइल गोर्बाचेव, ठीक है। देख लेते हैं क्या है। मिखाइल गोर्बाचेव का जन्म 1931 में हुआ था। जो मिखाइल गोर्बाचेव था इसका जो जन्म हुआ था कब हुआ था, 1931 में हुआ था। मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे। मिखाइल गोर्बाचेव जो थे वो क्या थे, अंतिम राष्ट्रपति थे 1985 से 1991 तक। सोवियत संघ के मिखाइल गोर्बाचेव ने इस व्यवस्था में सुधार लाने का प्रयास किया। ये जो व्यवस्था थी इसमें सुधार लाने का, पश्चिमी देशों में सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकास हो रहा था। जो पश्चिमी के देश हैं, यूएसए के देश से, वहां पर क्या हुआ, सूचना में और प्रौद्योगिकी में क्या दिन प्रतिदिन सुधार होता जाता है, विकास हो रहा था। और सोवियत संघ को उन देशों के सामने लाने के लिए सुधारों की आवश्यकता थी। यानी सोवियत संघ को उन देशों के सामने खड़ा करने के लिए, अपना दबदबा बनाने के लिए ये सारी चीजें करना जरूरी था, यानी सुधार करना आवश्यक था। मिखाइल गोर्बाचेव ने पश्चिमी देशों के साथ संबंध को सामान्य बनाने चाहा, ठीक है, सामान्य बनाने सोवियत संघ को लोकतांत्रिक रूप देने और वहां सुधार करने का निर्णय लिया। यानी जो सोवियत संघ, जो गोर्बाचेव था उसने क्या क्या पश्चिमी देशों के साथ में अपना संबंध स्थापित करने का निर्णय लिया, प्लस लोकतांत्रिक रूप देने का भी निर्णय लिया था। किसने, मिखाइल गोर्बाचेव ने। किसको, सोवियत संघ को, है ना। इनकी दो नीतियां थी, इन्होंने दो नीतियां अपनाई। कौन सी, प्रेस त्रोइका, ठीक है, किसे क्या कहते हैं, प्रेस त्रोइका, ठीक है। सबसे पहली थी हमारे प्रेस त्रोइका और दूसरी थी हमारी ग्लासनोस्ट, ठीक है। प्रेस त्रोइका मीन्स होता है पुनर्रचना, प्रेस त्रोइका मतलब मीन्स क्या होता है, पुनर्रचना करना, दोबारा से किसी चीज को बनाना। और ग्लासनोस्ट का मतलब क्या होता है, खुलापन, क्या करते हैं, खुलापन। एक आर्थिक और राजनीतिक सुधार किया, ठीक है, ये अब व्यवस्था अपनाई और इसमें क्या आर्थिक और राजनीतिक सुधार किया। अमेरिका के साथ हथियारों की होड़ को रोक दिया गया। अमेरिका के साथ जो हथियारों की होड़ चल रही थी उसको रोका गया। अफगानिस्तान और पूर्वी यूरोप से सोवियत सेना वापस बुला ली गई। यानी कि अफगानिस्तान में जो सेना भेजी गई थी, ठीक है, अफगानिस्तान से और पूर्वी यूरोप से सेना थी उसको वापस बुला ली गई। जर्मनी के एकीकरण से, जर्मनी का जो एकीकरण किया गया, यानी एकजुट किया गया, एकीकरण से सहायता पहुंचाई। जो जर्मनी था उसके एकीकरण की सहायता पहुंचाई। शीत युद्ध समाप्त किया गया। क्या क्या किया गया, शीत युद्ध समाप्त किया गया। याद है जर्मनी में हमने लेसन नंबर 1 में पढ़ा, जर्मनी में जो अमेरिका था उसने 2 बम गिरा दिए थे, लिटिल मैन और फैट मैन, है ना, ये 2 बम गिरा दिए। इस वजह से वहां पे दिखाता है वहां की स्थिति बहुत ज्यादा बेकार हो गई। तो वहां पे एकीकरण करके वहां पे सहायता पहुंचाई गई, ठीक है, और शीत युद्ध को समाप्त कर दिया गया। पूर्वी यूरोप के देश सोवियत खेमे के भाग थे। जो पूर्वी यूरोप के जो देश थे वो किसके खेमे के भाग थे, सोवियत खेमे के भाग थे। पूर्वी यूरोप के इन देशों की जनता ने अपनी सरकार और सोवियत नियंत्रण का विरोध किया। यानी पूर्वी यूरोप के जो देश थे उन्होंने अपनी जनता, ठीक है, अपनी जनता की और अपनी सरकार की क्या की, उन्होंने पूरा नियंत्रण का विरोध किया, यानी उनका जो नियंत्रण लगाया गया तो उनका विरोध किया। डन है। सोवियत संघ से बाहर हो रहे थे, सभी लोग क्या थे, सोवियत संघ से बाहर हो रहे थे। इन परिवर्तनों के साथ साथ सोवियत संघ के भीतर भी संकट विकट होता जाए। इन सभी परिवर्तनों के साथ साथ सोवियत संघ के अंदर भी जो था संकट जो है विकट यानी बढ़ता जा रहा था। और इससे सोवियत संघ के विघटन की प्रक्रिया तीव्र होती जाती है। इससे सोवियत संघ की जो विघटन यानी खत्म होने की, जो समाप्त होने की जो प्रक्रिया थी वो तीव्र यानी बहुत तेजी से बढ़ती जा रही थी। मिखाइल गोर्बाचेव ने देश में आर्थिक, राजनीतिक सुधार और लोकतांत्रिकरण की नीति को अपनाया। जो हमारा मिखाइल गोर्बाचेव था उन्होंने क्या किया, आर्थिक राजनीतिक सुधार करने के लिए लोकतांत्रिकरण की नीति को अपनाया। किसने, मिखाइल गोर्बाचेव ने। इतना डन है, ठीक है। इन सुधार नीति का कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने विरोध किया। ये सुधार नीति जो की गई जा रही थी इसका विरोध किसने किया, कम्युनिस्ट पार्टी के जो नेता थे उन्होंने इसका जमकर विरोध किया। कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े ग्रामपंथी, जो कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए ग्रामपंथी थे, ग्रामपंथियों द्वारा प्रोत्साहित किए जाने पर, यानी जब उनको प्रोत्साहन किया गया किए जाने पर 1991 में सत्ता परिवर्तन भी हुआ, यानी सत्ता को परिवर्तित कर दिया गया, मिखाइल गोर्बाचेव को हटा दिया गया। तब तक जनता स्वतंत्रता से परिचित होती थी। तब तक जो जनता थी वो क्या हो चुकी थी, स्वतंत्रता को समझ चुकी थी और परिचित हो चुकी थी कि स्वतंत्रता आखिर होती क्या है।
अब कम्युनिस्ट पार्टी की पुरानी व्यवस्था वाले शासन में जनता नहीं आना चाहती थी या नहीं जाना चाहती थी, यानी जो नियंत्रणवादी थी यानी सत्तावादी जो पार्टी थी उसको हटा, उसको यानी मिखाइल गोर्बाचेव से ने क्या किया, सबको आज़ादी दी। लेकिन वापस से कम्युनिस्ट पार्टी आई, इन्होंने क्या किया, ये वापस से चाहती कि हमारा ही नियंत्रण है, ओनली शासन व्यवस्था ही चलती रहे। तो जनता क्या थी, जनता पागल थोड़ी ना, उसने स्वतंत्रता को चख लिया था, स्वतंत्रता का स्वाद ले चुकी थी, इसलिए उन्होंने क्या किया, इस नीति का या फिर जो पुरानी व्यवस्था थी उस नीति को शासन में नहीं जाने दिया या नहीं जाना चाहती थी। दिसंबर 1991 में येल्त्सिन के नेतृत्व में सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्य रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा कर दी। यानी कि दिसंबर 1991 में येल्त्सिन के नेतृत्व में, ठीक है, सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्य थे, रूस, यूक्रेन और बेलारूस, इन तीनों ने क्या किया, सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा कर दी और कम्युनिस्ट पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिया। कम्युनिस्ट पार्टी पर क्या लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया गया। रूस को सोवियत संघ का उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार किया, जो रूस है उसको सोवियत संघ का उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार किया गया तथा संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में रूस को सोवियत संघ की सीट मिली। यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ में जो था, जो यूरोप है उसको सुरक्षा परिषद में रूस को क्या मिला, सीट मिली या फिर सोवियत संघ की सीट मिली, जगह मिली। किसको, रूस को। डन है इतना, ठीक है। अब सोवियत संघ ने जो अंतरराष्ट्रीय समझौते और संधियां की थी, यहाँ पे संधियां नहीं आएगा, यहाँ पे संधियां आएगा, ठीक है, जो संधियां की थी उन सब को पूरा करने का उत्तरदायित्व तो अब रूस का था। यानी कि सोवियत संघ ने जो भी अंतरराष्ट्रीय समझौते किए थे, यानी जितने भी समझौते किए थे, पर जो भी संधियां की थी उन सभी को पूरा करने का जिम्मा किसने उठा लिया था, अब रूस ने उठा लिया था। सोवियत संघ के विघटन के बाद के समय में पूर्वी गणराज्य के बीच केवल रूस को ही एकमात्र परमाणु शक्ति संपन्न देश का दर्जा मिला हुआ है। यहाँ पे रूस आएगा, यहाँ पे रस नहीं आएगा, डन है, यहाँ पे क्या आएगा, रूस आएगा। देखो क्या था, सोवियत संघ के विघटन के बाद, यानी सोवियत संघ का जब विघटन हो गया तो उस टाइम में पूर्ववर्ती गणराज्य यानी पहले के जो गणराज्य थे उन सभी को हटा करके केवल और केवल जो रूस है, रूस को ही क्या मिला, एकमात्र परमाणु शक्ति संपन्न देश का अधिकार मिला या फिर दर्जा प्राप्त हुआ। सो फ्रेंड्स इतना क्लियर हो गया। सो फ्रेंड्स वीडियो जो है काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी है, तो आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। अब हम मिलेंगे लेक्चर नंबर 2 में। लेक्चर नंबर 2 का जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा सोवियत संघ का विघटन। अब हम देखेंगे इस वीडियो में कि सोवियत संघ का जो विघटन था ना वो कैसे कैसे हुआ, यानी क्या रीजन रहा उसका विघटन होने का। ठीक है, यहाँ तक हमने सारे टॉपिक पढ़ लिए, जितने भी मैंने आपको टॉपिक एक्सप्लेन किया, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।